चलो, सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कोशिका स्टार्ट कर दी थी अपन ने। कोशिका के बारे में बता दिया था कि डेड सेल है, मृत कोशिका है, उसके बारे में पता है। वो किसने बताया था सबसे पहले? रॉबर्ट हुक 1665। वही अपन बात करते हैं तो 1674 के अंदर एवी ल्यूवेनहोक था जिसने जीवित कोशिका के बारे में हमें बताया था। कोशिका दो प्रकार की बताई थी, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। दोनों के एग्जाम्पल बताए थे, डायग्राम बनवाया था जंतु कोशिका का, और जंतु कोशिका के डायग्राम में अपन ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था टोटल। कोशिका झिल्ली जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड अणुओं से मिलकर बनी होती है। वही अपन बात कर रहे थे किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कल मैंने चीज़ें समझाई थी कि कोशिका का शक्तिगृह, ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल है, वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनोगे इसको। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है सूत्रकणिका। क्या होता है? सूत्रकणिका भी कहते हैं इसको। जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीजन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, उसके फलस्वरूप एक साइकिल बनता है जिसका नाम बताया था मैंने, क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब्स चक्र। और उस क्रेब्स चक्र के चलते 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी है उसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये ऊर्जा की एक इकाई होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी कंसिडर होती है ये एटीपी। और 38 एटीपी मिलकर और 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लूकोज का, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तुमने देखा होगा कि जब भी कोई खिलाड़ी है वो खेलते समय जब भी ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो उनको फिर क्या पिलाया जाता है? मोस्टली ग्लूकोज। तुम लोग रनिंग करने जाते हो, सबसे बेस्ट तरीका है, अगर जिसको जल्दी थकान हो जाती है या कंप्लीट अगर उसकी रनिंग नहीं हो पाती है तो दौड़ने से पहले 5-7 मिनट पहले 2 या 3 सिप है वो ग्लूकोज या ग्लूकोन-डी का बना के तुम लोग पी लो। ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी है वो काम करेगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा कौन बनाएगा? ग्लूकोज। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया गया है? कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल। वही बात करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को। ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग होता है, यानी इसके अंदर डबल सेल मेम्ब्रेन होती है। 2 लेयर होती है इसके अंदर, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। वही अपन बात करते हैं तो इसके मध्य वाली भाग में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिनको बोला जाता है ऑक्सोम। और वही अपन बात करते हैं तो ये जो बाहर वाली परत है इसकी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो बाहर वाली परत है ये कहलाती है अपने पास क्रिस्टी। इसको अपन बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य भाग में उपस्थित कणों को क्या नाम दिया गया है? ऑक्सोम नाम दिया है। वही अपन बात करते हैं तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर वाली जो परत है इसको क्या नाम दिया गया है? क्रिस्टी नाम दिया गया है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सिर्फ और सिर्फ ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी बहुकोशिकीय जीवों के अंदर ही कौन उपस्थित होगा? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगा। एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाया जाता। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गन है, ऐसा कोशिका अंग है जिसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं। अगर अपन बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा कोशिका अंग है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं। ये क्या हो रहा है? तुम एक तो लेट आते हो क्लास में, फिर आके डिस्टर्ब और करते हो। शांति से आगे खाली जगह पड़ी थी यहाँ आके बैठ जाते, या फिर टाइम से आके बैठ जाया करो। तो अगर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कोशिका अंग कौन सा है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, तो याद रखना जंतुओं के अंदर एकमात्र एनिमल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गन है जिसके पास खुद का डीएनए होगा और खुद के ही क्या होंगे? इसके पास राइबोसोम होंगे।
लिखो, हेडिंग लिखो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो सबसे पहले खोज लिखना, डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन व कॉलिकर। इसकी खोज ऑल्टमैन व कॉलिकर ने की थी। नामकरण लिखला, नॉमिनाइज्ड बाय बेंदा। बेंदा ने इसका नामकरण किया है। नॉमिनाइज्ड बाय बेंदा। फिर आगे लिखना, यह सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। यह सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गन्स। बहुकोशिकीय की ब्रैकेट में यूकैरियोटिक भी लिख लेना हिंदी वाले। इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गन। फिर आगे लिखो अन्य नाम, अदर नेम। हिंदी वाले लिखना सूत्रकणिका, कोशिका का शक्तिगृह, ऊर्जागृह। इंग्लिश वाले लिखना पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। फिर आगे लिखना, स्टार पॉइंट बना के लिखो, यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग है। इट इज़ डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन। इट इज़ डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन। लिखो, इसकी बाहरी झिल्ली क्रिस्टी कहलाती है। द आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी। तथा इसके मध्य भाग में उपस्थित कणों को ऑक्सोम कहते हैं। इज कॉल्ड क्रिस्टी। एंड द मिडल पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is known as oxome। फिर आगे लिखना, डबल स्टार पॉइंट बना के फिर से लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए व राइबोसोम उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए व राइबोसोम उपस्थित होते हैं। डीएनए एंड राइबोसोम आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। यही वो लाइन है जो मोस्ट रिपीट हुई है 2022 के बाद में। बार बार अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह सेल ऑर्गन कौन सा है, वह कोशिका अंग कौन सा है जिसमें खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। लिख लिया? चलो फिर आगे बात करते हैं अपन किसकी, राइबोसोम की। राइबोसोम देखो, न्यूक्लियस के पास खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बनाई होगी और उसकी बाहरी सतह पर छोटे छोटे पार्टिकल बनाए होंगे मैंने, डॉट डॉट बिंदु। वही अपने पास क्या, राइबोसोम। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस राइबोसोम की। तो इसको बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन की फैक्ट्री। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं अपन, क्योंकि देखो अगर अपन बात करते हैं तो ये अपने पास केंद्रक है और केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है क्या, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और इस खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहरी सिरों के ऊपर छोटे छोटे दानों के रूप में उपस्थित होते हैं कौन, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या काम करता है, ये करता है सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। इसलिए इसको बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं राइबोसोम को लेकर। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इस राइबोसोम, तो इसकी खोज करी थी किसने, क्लाड ने। और जो इसको नामकरण दिया था वो नामकरण दिया था नहीं, एक तो क्लाड था और एक पैलेट था। क्लाड ने इसका खोज करा है और पैलेट ने इसका नामकरण करा है। क्लाड साइंटिस्ट था जिसने राइबोसोम के बारे में खोज करी है और अपने को बताया है, और पैलेट जो साइंटिस्ट था इसने इसका नामकरण क्या दिया है, राइबोसोम दिया है। ये छोटे छोटे दानों के ऊपर उपस्थित होते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहर, यानी अपन कंसिडर कर सकते हैं ये जो अपने पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके आउटर मोस्ट लेयर पर छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कौन है, राइबोसोम। मेन फंक्शन क्या है राइबोसोम का, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसीलिए इसको कंसिडर किया गया है एज ए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में। 2 प्रकार के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है अपने पास 70S और एक होता है अपने पास 80S। बताओ 70 बड़ा नज़र आ रहा है या 80? 80। तो छोटा 70 है, तो ये तो होगा अपने पास यूनिसेलुलर में, यानी एक कोशिकीय जीवों में, और ये है 80 बड़ा है, ये आ जाएगा अपने पास मल्टी सेलुलर में, यानी बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। ये जो S है ये S डिफाइन करता है इसके अंदर सेडिमेंशन कोफिशिएंट को, सेडिमेंशन गुणांक को डिफाइन करता है कौन, S। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 70S और 80S। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 70S राइबोसोम किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों के अंदर, और ये जो 80S है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर लिखो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। It is also known as factory of protein। लिखो यह खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के, यह खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहर की ओर छोटे छोटे दानों के रूप में उपस्थित होते हैं। लिखो इट इज प्रेजेंट इन ए पार्टिकल फॉर्म, in a particle form to the outer layer of rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum। फिर आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज synthesis of protein, is synthesis of protein। फिर आगे लिखना यह 2 प्रकार का होता है। There are 2 type of ribosome, यह 2 प्रकार का होता है।
पहला लिखोगे 70S और दूसरा लिखोगे 80S। 70S के ब्रैकेट में लिख लेना एक कोशिकीय जीवों में यूनिसेलुलर इन यूनिसेलुलर ऑर्गन, और 80S में लिख लेना बहुकोशिकीय जीवों में इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन। बताओ क्लियर है राइबोसोम के बारे में? तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है और एक प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। इसकी खोज लिख लेना क्लाड, डिस्कवर्ड बाय क्लाड एंड नॉमिनाइज्ड बाय पेलेड। खोज लिख लेना क्लाड और नामकरण लिख लेना पेलेड। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट अपन सेल ऑर्गन की बात करेंगे, वो है अब लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाया होगा डायग्राम के अंदर। चलो इस लाइसोसोम की कहानी समझ जाना, और जो एक लाइन लिखी है सिर्फ और सिर्फ यही 99% केस के अंदर इस लाइसोसोम से क्वेश्चंस पूछा जाता है तुम्हें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ज़्यादा डिटेल में अपने को जाना ही नहीं है, बहुत सारा फालतू का कंटेंट नहीं पढ़ना है। अगर 99% पॉसिबिलिटी हर बार यही देखने को मिलती है कि लाइसोसोम से एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है, तो वो ही हमें सबसे पहले याद करना है। इस लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली। सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? एक थैलीनुमा संरचना होती है, और ये थैलीनुमा संरचना है, इसके अंदर वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है इसके अंदर, ध्यान से समझोगे, वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े जो अणु हैं उनको छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। जैसे ही अपन प्रोसेस की बात करते हैं, तो जो अपने पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करते हैं कौन है? वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे मैंने तुम्हें छोटी आंत के अंदर बताया था, जेजुनम के अंदर, कि भोजन के और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसको फैला देता है। वैसे ही जो अपने पास जो अनडाइजेस्टिव जो अपने पास वो रहता है, मटेरियल रहता है, उसको छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ देता है कौन? ये वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि वह कोशिका अंग कौन सा है जिसमें वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, यानी जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कोशिका को रिपेयर करने का काम करते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। और उन कोशिकाओं की मरम्मत करने हेतु उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम। कभी कभार क्या होते हैं, ये जो वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इतना ज़्यादा पाचन कर देते हैं उनका कि ये जिस थैली के अंदर होते हैं उस थैली को क्या कर देते हैं, ये वो थैली फट जाती है, और फटने से ये वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम क्या आ जाते हैं? बाहर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही ये वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर की तरफ आएंगे तो ये पूरे के पूरे लाइसोसोम का ही क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। तो मुझे बताओ, जिसके लिए लाइसोसोम में ये वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम बने हैं, वो पूरे के पूरे लाइसोसोम का ही पाचन कर देते हैं, यानी खुद के पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देता है ये। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आत्मघाती थैली कौन से कोशिका अंग को बोला जाता है। रेलवे का वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे सेल में से, कोशिका में से।
बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट के अंदर रिपीट हुआ है तुम्हारे कि सुसाइड बेग के नाम से कौन सा सेल ऑर्गन जाना जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कभी कभार जहाँ पर ये उपस्थित है उसी का क्या कर देते हैं? पूरी तरीके से पाचन कर देते हैं। पाचन करने से ये पूरी की पूरी थैली है, बेग है, वो फट जाता है और जहाँ पर ये लाइसोसोम है उस लाइसोसोम का ही क्या कर देता है? ये पाचन कर देता है, यानी खुद की हत्या खुद ही कर देगा। इसीलिए इसको बोला गया है क्या? सुसाइड बेग। लिखो इसके अंदर, लिखो लाइसोसोम का प्रमुख कार्य जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। The main function of lysosome is break. The main function of lysosome is break complex molecule into simple molecule with the help of water digestive enzyme इसमें जल अपघटनी एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसमें जल अपघटनी एंजाइम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सुसाइड बैग। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सुसाइड बैग। फिर आगे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चीज़ों को समझोगे। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोशिका के अंदर अंदर कार्य करती है। कहाँ पे कार्य करेगी? अंदर अंदर, सिर्फ और सिर्फ सेल का जो इनर वाला पार्ट है वहाँ पर काम करती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। काम क्या रहता है इसका? कोशिका को आंतरिक सहायता या मजबूती प्रदान करती है। जो इनर स्ट्रेंथ जो प्रदान करेगी, इनर स्ट्रेंथ का जो देने का काम है वो कौन करेगा? कोशिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने क्या बताया था कि कोशिका का मतलब क्या होता है? एक छोटा कमरा, और कमरे के अंदर अगर अपने को इंटरनली अगर अपने को सपोर्ट चाहिए तो ये देखो, क्या ये लेंटर लगा हुआ है? क्या ये बीम लगे हुए हैं? क्या ये 4 पिल्लर बना दिए जो इस पूरे के पूरे कमरे को आंतरिक रूप से क्या दे रहे हैं? सहायता दे रहे हैं। तुमने बड़े बड़े होल देखे होंगे और उन बड़े बड़े होल के बीच में बड़े बड़े खंभे हैं, वो हमें नज़र आते हैं। वो किस लिए नज़र आते हैं? ताकि पूरे के पूरे रूम को वो इंटरनली क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए इस पूरी की पूरी कोशिका को आंतरिक रूप से सहायता देने के लिए कौन सा सेल ऑर्गन बनाया गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। 2 प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है जिसके बाहरी सिरों पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। वही अपन बात करते हैं कि ये जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का एक ही काम है कि ये वसा का क्या करती है? पाचन करती है। किसका पाचन करेगी? वसा का पाचन करने में मदद करती है। और वहीं अगर अपन बात करते हैं खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, जो प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करती है। तो बताओ, अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि कोशिका को आंतरिक रूप से सहायता कौन सा कोशिकांग प्रदान करता है? इनर स्ट्रेंथ है वो कौन प्रदान करेगा सेल को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखो अंतःप्रद्रवी जालिका में, लिखो यह कोशिका को आंतरिक रूप से सहायता प्रदान करता है। यह कोशिका को आंतरिक रूप से सहायता प्रदान करता है। इट गिव्स इनर प्रोटेक्शन टू द सेल
इट गिव्स इनर प्रोटेक्शन टू द सेल। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला लिखोगे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरा लिखो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में लिखना यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। इट हेल्प to the synthesis process of protein. It help to the synthesis process of protein. यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। सेकंड लिखोगे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह प्रोटीन व वसा के संश्लेषण में मदद करती है। It help to the synthesis of protein and fat. It help to the synthesis of protein and fat. फिर आगे लिखना यह इसका प्रमुख कार्य लिखना। इसका प्रमुख कार्य कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के मध्य, इसका प्रमुख कार्य कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के मध्य पदार्थों का परिवहन करना है। पदार्थों का परिवहन करना है। ये कल न्यूक्लियस बनाया था अपन ने, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा हुआ था और ये बाहर है वो साइटोप्लाज्म में भरा हुआ था कोशिका द्रव। तो इस कोशिका द्रव को केंद्रक में और केंद्रक द्रव को इस कोशिका द्रव तक, यहाँ तक ये जो इंटरचेंज करने का जो काम होता है, पदार्थों का सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखो इट ट्रांसपोर्ट टू द सब्सटेंस between cytosome and nucleus। क्लियर है? इस केंद्रक के अंदर और केंद्रक के बाहर ये जो पदार्थों का जो आदान प्रदान करता है वो भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना कभी भी ये पूरे के पूरे जो कोशिकांग है वो कोशिका के अंदर अंदर ही काम करेंगी। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो तो कौन सी बताई थी? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। अब और कौन सा बच गया? गोल्जी काय लिखो। नेक्स्ट लिखो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। वही पानी की बोतल भर लाना। लिखो गोल्जी काय के अंदर देखो ये जो गोल्जी काय है इसकी खोज करी थी गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी। और अगर अपन बात करते हैं तो ये केंद्रक के जस्ट ऊपर एक तस्तरी नुमा संरचना में पाया जाता है। जैसे प्लेट होती है ना, प्लेट, उस प्लेट स्ट्रक्चर के रूप में या सिक्कों के रूप में अपन कंसिडर कर सकते हैं। छोटे 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 ये जो प्लेट है, इस प्लेट स्ट्रक्चर के अंदर कौन उपस्थित होता है? ये गोल्जी काय उपस्थित होता है। इस गोल्जी काय का जो मेन जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे शरीर के सभी भागों तक इस पूरी की पूरी ऊर्जा को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। जैसे ही ऊर्जा बनती है तो ऊर्जा हमारे पूरे के पूरे शरीर के अंदर जानी चाहिए। तो पूरे शरीर तक ये जो ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर उपस्थित होगा ये? केंद्रक के जस्ट ऊपर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि केंद्रक के ऊपर जो प्लेट नुमा जो संरचना होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोल्जी काय के नाम से। या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
कि वह कोशिका अंग, हाँ नींद आला, सो जा तू, मुंह धो के आ जा, अभी बीच में भी तेरी आंखें बंद हो रही थी। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारा होगा क्या जीवन में। आधा घंटा आके तुम्हें बैठे नहीं हुए। ये नतीजे हैं उनके जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक चलाते रहते हैं रील्स, इंस्टाग्राम। वो तब तो तुम्हें कुछ पता लगता है नहीं कि 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं। 12 बजे बाद में वैसे ही नेक्स्ट डे वाला प्लान एक्टिव हो जाता है तुम्हारे, तो दिक्कत कुछ रहती है नहीं। टाइम पे सोया करो ताकि क्लास के अंदर नींद नहीं लो। जब से आया ना तब से आंखें बंद हो रही है इसकी, 3 बार तो मैंने देख लिया। या फिर इसके आमाशय में गड़बड़ है, सुबह सुबह ठूस के आता है, ये भरपेट खाना खा के आता है, तब जाके वो नींद आई इसको। अरे सुबह सुबह कुछ खा के आता है क्या? कुछ नहीं खा के आता। लिखो गोल्जी काय के अंदर लिखो, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। (1798) 1798 लिख लेना, 1798। लिखो यह केंद्रक के ऊपर एक प्लेट नुमा संरचना में उपस्थित होता है। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1798। लिखो इट इज प्रेजेंट upward to the nucleus it is present upward to the nucleus. The main function of Golgi body, the main function of Golgi body is transport energy to the entire body. इसका प्रमुख कार्य पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाना है। इसका प्रमुख कार्य पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाना है। फिर आगे लिखो तारकाई सेंट्रोसोम। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, तारकाई सेंट्रोसोम। चलो इस तारकाई के बारे में अब चीज़ों को समझोगे। देखो उस डायग्राम के अंदर देखने की कोशिश करना। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा मैंने, यस या नो? इस गोल्जी काय के जस्ट ऊपर की तरफ देखना, वो है अपने पास सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम की कहानी को समझने की कोशिश करोगे। पहली बात तो ये न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ पाया जाता है और एक तारे के आकार का पाया जाता है, स्टार शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस वजह से इसको नाम ही क्या दे दिया? तारकाई यानी सेंट्रोसोम। इसमें 2 सेंट्रोसोम होते हैं, 2 तारक केंद्र होते हैं। कितने? 2 तारक केंद्र होते हैं इसके अंदर, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। देखो क्या ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या? यस या नो? तो कितने सेंट्रोसोम होंगे इसमें? 2, और दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन इसके अंदर यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि तारकाई किस में उपस्थित होता है? जंतु कोशिका में, एनिमल सेल के अंदर ही सेंट्रोसोम पाया जाता है। एक एग्जाम था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा कोशिका अंग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे किसको? सेंट्रोसोम को, तारकाई को। ये जो तारकाई है, इस तारकाई का मेन काम क्या है? ये जो टेल ऑफ स्पर्म है, शुक्राणु की पूंछ है, उसका क्या करता है? ये निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ टेल ऑफ स्पर्म। शुक्राणु गतिशील है, बताया था मैंने। शुक्राणु में पीछे की तरफ एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है और उसका निर्माण कौन करता है? यही
तारक काय करता है? सेंट्रोसोम करता है। लिखो, यह केंद्रक के ऊपर तारे के समान आकृति का पाया जाता है। यह केंद्रक के ऊपर तारे के समान आकृति का पाया जाता है। इसमें दो तारक केंद्र होते हैं। इसमें दो तारक केंद्र होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर लंबवत होते हैं। जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर लंबवत होते हैं। लिखो, इट इज प्रेजेंट आउटवर्ड ऑफ द न्यूक्लियस। It is present outward of the nucleus। फिर लिखना, its shape like a star shaped structure। Its shape like a star shaped structure। फिर आगे लिखना, there are two centrosome is present in it। There are two centrosome present in it। Both are perpendicular to each other। Both are perpendicular to each other। फिर 3 स्टार पॉइंट बना के लिखना, यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। It is present in only animal cell। It is present in only animal cell। फिर आगे लिखना, यह शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी करता है। It form FORMED। It form the tail of sperm। It form the tail of sperm। यह शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी करता है। अब बस एक केंद्र की बचा है ना, इसके अलावा और कोई थोड़ी बचा है। देखो एक बार, क्या क्रोमोसोम अपन पढ़ेंगे जब अपन जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे, तब मैं पूरा का पूरा क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। क्रोमोसोम ये जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर। केंद्रक की बचा है ना अपने पास। नेक्स्ट लिखो तुम लोग, न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्रक है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग होता था क्या? यस या नो? और इस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए। ये अब देखना, यहां से पूरा का पूरा प्रोसीजर समझने की कोशिश करना। केंद्रक के अंदर केंद्रक कब करेगा? जैसे ही कोशिका विभाजन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जैसे ही कोई सेल है उसका डिवाइडेशन या डिवीज़न स्टार्ट होता है, कोशिका का विभाजन प्रारंभ होता है, तो ये क्रोमोसोम है, ये पहले पतले पतले धागे नुमा संरचना में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे लाइक स्मॉल थ्रेड स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। कौन है? क्रोमोसोम। जैसे पतले पतले धागे होते हैं ना, उस रूप में एक क्रोमोसोम के अंदर दो धागे होते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये दो धागे मिलकर एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ी बनाते हैं। किसकी? क्रोमोसोम की। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल जो क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो तो कितने प्रेजेंट रहते हैं? 46। याद रखना, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, संख्या की। वहीं अगर पेयर पूछ लिया जाए तो पेयर यानी जोड़ी है वो कितनी होती है? 23। एक जोड़ी के अंदर कितने क्रोमोसोम? 2। तो 2 क्रोमोसोम मिलकर और कितना पेयर बनाएंगे? 1। पतले पतले जो धागे होते हैं अपने साथ, उन धागों के समान संरचना होती है किसकी?
इन क्रोमोसोम की। जैसे ही ये सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होता है, कोशिका का विभाजन होना प्रारंभ होगा, तो ये जो पतले पतले धागे हैं इनका आकार बड़ा हो जाता है। क्या हो जाती है? इनकी जो शेप है वो क्या हो जाती है? थोड़ी बड़ी हो जाती है और ये छड़ आकार रूप में दिखाई देने लगते हैं एक रोड शेप स्ट्रक्चर के अंदर। देखो, धागे से जो ज़्यादा मोटी होती है ना छड़, रोड, तो जैसे ही कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है तो कोशिका विभाजन के समय यही पतले पतले धागे हैं, इनका आकार क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये थोड़े मोटे मोटे रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। फिर अपन बात करते हैं इस गुणसूत्र की जो सबसे छोटी या जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है जीन। क्या होती है? जीन। और इस जीन के अंदर ही सारे के सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंसिडर किए जाते हैं। जो भी आनुवांशिक जो अपने पास सूचनाएं होती है, हेरेडिटी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी किसके अंदर प्रेजेंट रहती है? इस जीन के अंदर। और इसी जीन का ये जो एक खंड होता है इसको बोला जाता है डीएनए। क्या बोला जाता है? डीएनए। ये अलग अलग खंडों से मिलकर बने होते हैं और इनको बोला जाता है क्या? डीएनए। कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट रहता है क्या? ये क्रोमोसोम, जिसके अंदर ये जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है जीन। और जीन किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए से। तो अल्टीमेटली जब भी किसी के माता पिता के बारे में पता लगाया जाता है कि मान लो अगर कोई बच्चा खो गया है या किसी को पता नहीं है और किसी इंसान को डाउट है कि ये मेरा बच्चा हो सकता है, तो अगर उसके बारे में अपने को पता लगाना है तो अपन किसके द्वारा पता लगाते हैं? डीएनए टेस्ट के द्वारा, डीएनए प्रतिक्रिया के द्वारा। और इस डीएनए प्रतिक्रिया के अंदर जो पेरेंट्स है अपने, उन पेरेंट्स के ही जो क्रोमोसोम है उसी से मिलकर नया जीव बनता है, नए जीव का निर्माण होता है और उन्हीं के डीएनए वो है हमारे इन जीन के अंदर छोटे छोटे खंडों के अंदर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो इस डीएनए टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बच्चा किसका है। तो अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए कि खोए हुए माता पिता या जिन माता पिता के बच्चे खो जाते हैं उनको किस हिसाब से पता लगाया जा सकता है? डीएनए टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। डीएनए किसका एक सेगमेंट होता है? जीन का। जीन किसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है? इस क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट कहाँ पर होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? इस झिल्ली के बीच में छोटे छोटे होल होते हैं और इन्हीं छिद्रों के द्वारा जो कोशिका द्रव है वो अंदर की तरफ जा पाता है और जो केंद्रक द्रव्य है वो बाहर की तरफ आ पाता है। तो इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से इस पूरे के पूरे केंद्रक और कोशिका द्रव, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच के अंदर जो अपने पास सब्सटेंस का जो इंटरचेंज होता है, पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो इन्हीं छोटे छोटे होल्स के थ्रू किया जाता है। बताओ, क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? यस या नो? फिर अपन बात करते हैं इस केंद्रक की। तो इस केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज कर दी थी? इस केंद्रक की खोज कर दी थी। लिखो, सबसे पहले हेडिंग लिखो, न्यूक्लियस केंद्रक। न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में लिखो। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई। 1831 में की गई। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1831। Discovered by Robert Brown in 1831। It is डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन। अब मुझे बताओ, जंतु कोशिका में क्या 3 ही ऐसे सेल ऑर्गन है क्या जो डबल मेम्ब्रेन में है, दोहरी झिल्ली युक्त में है? सबसे पहले तो बताया था मैंने कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बाद में केंद्रक और केंद्रक के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ही ऐसे सेल ऑर्गन है जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग है, डबल सेल मेम्ब्रेन है।
लिखो, कोशिका द्रव तथा केंद्रक के मध्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान केंद्रक झिल्ली में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है। केंद्रक झिल्ली में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होता है। लिखो, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन through which the transportation of substance has done. Through which the transportation of substance has done. फिर आगे लिखो, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। लिखो, क्रोमोसोम, डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस फिर आगे लिखो, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का आकार अधिक हो जाता है। द साइज ऑफ क्रोमोसोम विल बी इंक्रीज। द साइज ऑफ क्रोमोसोम विल बी इंक्रीज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का आकार अधिक हो जाता है। फिर आगे लिखो, गुणसूत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जीन कहलाती है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ chromosome is called gene फिर आगे लिखना, इसका जीन का प्रत्येक खंड डीएनए से मिलकर बना होता है। ईच सेगमेंट इज मेड ऑफ जीन बाय डीएनए। जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों की जानकारी मिलती है। थ्रू विच वी गेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन सो ये कंप्लीट है मेरी तरफ से। कौन सा? कोशिका और कोशिका का विभाजन। अब पढ़ेंगे अपन सेल डिवीजन प्रोसेस। अब तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है क्या? कोशिका और कोशिका के अंगों के बारे में कि कौन कौन से कोशिका अंग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका के अंदर सबसे पहले देखा कोशिका झिल्ली, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसके बाद में देख लिया गोल्जी काय के बाद में तारक काय के बाद में केंद्रक। ठीक है, और फिर उसके बाद में पढ़ लिया अपन ने क्या? पूरा का पूरा केंद्रक। अब जो प्रोसीजर एक बचता है वो बचता है इसके अंदर कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। एक होता है अपने पास असूत्री विभाजन एमीटोसिस, एक होता है समसूत्री विभाजन मिटोसिस,
और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। 3 टाइप से सेल डिवीजन होता है, एमेटोसिस, मेटोसिस और मियोसिस। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। देखो असूत्री एमेटोसिस का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा सेल डिवीजन जिसमें कोशिका पूरी तरीके से क्या नहीं रहती है, परिपक्व यानी मैच्योर नहीं रहती है। ये एक कोशिकीय जीवों के अंदर होता है। अनडेवलप्ड सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, अविकसित कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका विभाजन होगा वो किस प्रकार का होगा अपने पास, असूत्री कोशिका विभाजन यानी एमेटोसिस प्रोसेस। यानी ऐसे कोशिका अंग जो पूरी तरीके से उनका विकास नहीं हुआ है, पूरी तरीके से वो डेवलप नहीं हुए हैं, उनको बोला जाता है क्या, एमेटोसिस प्रोसेस। समसूत्री का मतलब होता है कि जब भी ये पूरी की पूरी जो समसूत्री कोशिका विभाजन है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल। कायिक का मतलब है हमारी बॉडी। अगर इन क्रोमोसोम में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सम का मतलब है इक्वल, यानी जब भी विभाजन होगा तो वो बराबर बराबर होगा। अर्धसूत्री मियोसिस का मतलब होता है, अर्ध का मतलब आधा, यानी पहले 1/2 होगा, फिर इस 1/2 का भी कितना होगा, 1/2 1/2, यानी टोटल कितनी बार इसके अंदर विभाजन होगा, 2 बार विभाजन होगा। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। और ये अर्धसूत्री विभाजन है, ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर, जनन कोशिकाओं के अंदर। और अगर इन अर्धसूत्री कोशिकाओं में या अर्धसूत्री गुणसूत्रों में अगर चेंजेस आता है तो बहुत सारे जनन कोशिका के रिलेटेड जो अपने पास डिजीज़ होते हैं, लाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारी के सारे जेनेटिक जो डिजीज़ है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, कोशिका विभाजन को। 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे किसको, पॉलिटी को।
चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन पॉलिटी का सेक्शन। और 4 पार्ट मैंने करवा दिए थे पॉलिटी के कंप्लीट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। और फिर अपन स्टार्ट कर रहे थे पार्ट 5 को। पार्ट 5 है वो 3 सेक्शन के अंदर बताया था। सबसे बड़ा भाग है वो भी कौन सा है, 5वां भाग है, एग्जीक्यूटिव 52 से लेकर 78 तक। ये फिर अपन ने देखा था पार्लियामेंट 79, और फिर देखा था अपन ने जुडिशियरी न्यायपालिका है वो था आर्टिकल 124 से लेकर और 147 तक। पूरा का पूरा जो पार्ट 5 है वो कंसिडर होता है आर्टिकल 52 से लेकर और 151 तक की कहानी में अपन ने देखा था। फिर सबसे पहले कार्यपालिका, और कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। राष्ट्रपति है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में था, 52 में। कल एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने, रासमणि पप्पू योग्यता शर्तें समान, यानी भारत के लिए राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर कौन सा, 52। संवैधानिक प्रमुख होगा यानी हेड होगा वो, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो, तो ये है आर्टिकल नंबर 53। एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, निर्वाचन मंडल बना हुआ है जिसका आर्टिकल नंबर है 54। कौन कौन शामिल होता है उसके अंदर, वो अपन ने बात करी थी कि जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स है या इलेक्टेड कैंडिडेट्स है किसके, इस लेजिस्लेटिव असेंबली के, लोकसभा के और राज्यसभा के, वो सारे के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम बना था ये 1993 के बाद बना है। फिर अपन बात करते हैं इस आर्टिकल नंबर 55 की, तो इसके अंदर अपने पास प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन यानी निर्वाचन की प्रक्रिया। 3 टाइप से अपन पूरा का पूरा प्रोसीजर करते हैं इलेक्शन का, प्रेसिडेंट का। पहला तो इनडायरेक्ट वे के अंदर इलेक्शन होगा, दूसरा है वो प्रोपोर्शनल मेथड अपन यूज़ करेंगे, और तीसरा कल मैंने समझाया था सिंगल ट्रांसफरेबल। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा तीसरा मेंबर भी नहीं होता किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। जब भी हम लोग वोट करेंगे, हम लोग मतलब जो विनिंग जो इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स है वो दोनों को वोट करेंगे, ए और बी दोनों को, उनको वरीयता देनी पड़ेगी, दोनों को उनको ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा कि पहले पे किसको सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे पे। याद रखना ये कभी भी रिवेल नहीं किया जाता, कभी भी ओपन नहीं किया जाता कि तुमने कौन से राष्ट्रपति को पहला स्थान दिया है। ये पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी, लेकिन कभी ये पता नहीं चलेगा कि हमने कौन से राष्ट्रपति को, या किसी दूसरे व्यक्ति को भी ये पता नहीं चलता कि इसने कौन से व्यक्ति को वोट दिया है और किसको इसने राष्ट्रपति के लिए अपना वोट दिया है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो हाइड रखी जाती है, इसको अपन ओपन नहीं कर सकते। फिर अपन बात करते हैं ऑफिस ऑफ टेन्योर की। जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो कितने वर्ष का रहता है, मिनिमम 5 ईयर का रहता है। और अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57 की, उसके अंदर है री इलेक्शन यानी पुनः निर्वाचन, कि एक कोई व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति बन गया है या बन चुका है और 5 साल का उसने एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया है, अगर वो व्यक्ति चाहे तो दोबारा से क्या लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, किसका, एज ए प्रेसिडेंट का। और ऐसा भारत में अब तक एक ही बार हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के, पहली बात तो पहले राष्ट्रपति थे, जन्म हुआ था उनका बिहार के अंदर। और भारत के एकमात्र ऐसे और पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 लगातार कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर क्या किया है, कार्य किया है। जहाँ पर अपन कंसिडर कर सकते हैं कि 2 लगातार 10 साल तक राष्ट्रपति बने रहे हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही अपन बात करते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 58 के अंदर क्वालिफिकेशन बताई थी मैंने, योग्यता कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, उसके लिए 35, और किसी भी लाभ के पद पर यानी कोई भी अदर गवर्नमेंट की पोस्ट के ऊपर वो कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर शर्तें की बात करते हैं अपन कंडीशन की, तो कंडीशन भी यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और राष्ट्रपति जब भी चुना जाता है तो उसको क्वेश्चन मनी के रूप में 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। कितने, 15,000। क्वेश्चन मनी का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति को कितने पैसे देने पड़ते हैं, 15,000। जैसे कॉलेज के अंदर तुम लोग जाते होंगे तो क्वेश्चन मनी डिपॉजिट की जाती है, और जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हो जाता है 3 साल का या 4 साल का,
उसके बाद में ये क्वेश्चन मनी अपने को वापस रिफंडेबल रहती है, वापस रिफंड हो जाती है। तो वैसे ही अगर कोई भी राष्ट्रपति अगर बन रहा है तो राष्ट्रपति के लिए जो जमानत राशि है, यानी जो 5 साल के बाद में उसकी जो जमानत होगी, उसके लिए उसको कितने हज़ार रुपये पहले जमा करवाने पड़ते हैं? 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। वही अपन बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 है वो प्रस्तावक होने चाहिए, यानी 50-50 के रेशो में अपने को चीज़ें कंसिडर करनी रहती है। अब 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक का मतलब क्या होता है कि मान लो लोकसभा से टोटल कितने मेंबर है, कैंडिडेट है, जो इस राष्ट्रपति के लिए मेजॉरिटी यानी बहुमत है वो मिलना ही मिलना चाहिए, वो अपने पास 100 कितने 100 यानी 100 लोगों की सहमति होनी चाहिए। उसमें 100 लोग हैं वो तो सिग्नेचर करने चाहिए, क्या ये 50 लोग हैं वो तो क्या करने चाहिए? सिग्नेचर करने चाहिए। और जिन लोगों ने सिग्नेचर नहीं करे हैं या जिन लोगों ने सिग्नेचर कर दिए उनके अलावा 50 लोगों की सहमति होनी चाहिए, तब जाकर उसको राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या किया जाएगा? खड़ा किया जाएगा। यानी हाँ, हम लोग इसे एज ए राष्ट्रपति के रूप में वोट देने के लिए क्या है? इंटरेस्टेड है। कि मान लो पूरी की पूरी क्लास में से अगर मैं किसी एक बच्चे को खड़ा कर देता हूँ और अगर तुम लोगों से पूछा जाता हूँ कि क्या इसे क्लास का वॉलेंटियर या मॉनिटर बना दिया जाए क्या, तो पहले बचपन के अंदर मॉनिटर बनते थे अपन, तो अगर जिसके लिए पूरी की पूरी क्लास वोट करेगी उसी को क्या बना दिया जाता था? मॉनिटर। अब जिसके सारे अगेंस्ट में है तो उसको मॉनिटर बनाया जाएगा क्या? नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए अगर अपन बात करते हैं तो कम से कम लोकसभा के कितने मेंबर होने चाहिए? 100 मेंबरों की सहमति होनी चाहिए, जिसमें 50 के तो सिग्नेचर होने चाहिए और 50 की सहमति होनी चाहिए। वो यस बोलने चाहिए कि हाँ, इस उम्मीदवार को मैं एज ए प्रेसिडेंट के रूप में वोट देने में इंटरेस्टेड हूँ। वही अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 50, ये 59 हो गया। आर्टिकल नंबर 60 जहाँ पर अपन ने बात करी है ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शपथ लेता है और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके सामने शपथ लेता है कौन? राष्ट्रपति। वहीं अपन बात करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, और ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये अमेरिका से लिया गया है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होगा, ये तुम्हारा इम्पीचमेंट वाला आर्टिकल पूछा जाएगा तुम लोगों से 61। इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट जो राष्ट्रपति बन गया है, प्रेसिडेंट बन गया है, जब इसको वोट किया जा रहा था तब तो ये बहुत अच्छा था, सबके साथ इसके टर्म्स है वो अच्छे थे, और जैसे ही इसको राष्ट्रपति बना दिया गया, राष्ट्रपति बनने के बाद में इसके हालात क्या कर दिए? चेंज कर दिए। और कहीं ना कहीं ये किसी की भी नहीं सुन रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करते जा रहा है। तो मुझे बताओ, क्या ये हमारे देश के हित में कार्य होगा? क्या नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर करने लगता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे CJI हो, चाहे हाईकोर्ट का कोई भी हो, अगर वो देश के खिलाफ अगर कोई भी चीज़ अगर नहीं कर रहा है, या अपन बात कर रहे हैं अगेंस्ट ऑफ अपनी कंट्री की अगर कोई चीज़ हो रही है, तो उसको फिर अपन इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया है वो लोकसभा से भी लगाई जा सकती है और राज्यसभा से, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में से कहीं से भी महाभियोग का जो प्रोसीजर है वो लगाया जा सकता है। जहाँ से भी इम्पीचमेंट लगेगा उसका 2/3 का मेजोरिटी होना कंपलसरी है। उसके बाद में फिर यहाँ भी 2/3 की मेजोरिटी होना कंपलसरी है। और जिस राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जा रहा है उसको 14 दिन पहले ही क्या दे दी जाती है? इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई साहब आपके ऊपर क्या लगने वाला है, अब इम्पीचमेंट लगने वाला है। बताओ क्लियर है क्या महाभियोग की प्रक्रिया? फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 62 ये कहता है कि मान लो भारत का कोई एक राष्ट्रपति है, ठीक है, अभी के टाइम द्रौपदी मुर्मू है जो आज़ाद भारत की पहली दलित महिला क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है। और अगर अपन बात करते हैं तो दूसरी फीमेल जो अपने पास प्रेसिडेंट बनी है वो कौन बनी है? ये क्या बोलते हैं इसको? द्रौपदी मुर्मू। अगर अपन बात करते हैं तो ये जो द्रौपदी मुर्मू है अभी के टाइम राष्ट्रपति बनी हुई है, और मान लो इनका जो टेन्योर है वो कितने ईयर का है? 5 ईयर का है। अब मान लो इन 5 ईयर के बाद भी अगर कोई भारत को ऐसा नया चेहरा नहीं मिलता
कि जिसके लिए वो एज ए प्रेसिडेंट बना सके भारत का, तो इस पूरे की पूरे द्रौपदी मुर्मू का पहले 6 महीने के लिए क्या बढ़ा दिया जाएगा, टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा, यानी कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का, ऐसे करते करते और लगातार 3 साल तक इस पूरे के पूरे राष्ट्रपति का टेन्योर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। याद रखना, एक साथ 3 साल का नहीं बढ़ाएंगे, 6 मंथ कंसिडर करते करते और कितने साल कवर करेंगे, वो 3 साल कवर करेंगे। तो जब तक कोई नया चेहरा सामने नहीं आ जाता तब तक जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर ही रहता है, अगला राष्ट्रपति नहीं आने से पहले वो अपने पद को नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कभी भी वैकेंट नहीं रखा जाएगा, कभी भी राष्ट्रपति का पद है उसको अपन खाली नहीं छोड़ सकते हैं। बताओ कंप्लीट होता है क्या राष्ट्रपति? कहाँ तक लिखा था तुम लोगों ने? 62 तक लिख लिया था कंप्लीट। चलो फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 63 की। आर्टिकल नंबर 63 से लेकर और 69 तक कंसिडर होगा क्या, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 63 से लेकर और 69 तक। अब उपराष्ट्रपति के बारे में चीज़ें समझोगे। देखो, अगर अपन बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है हमारे इंडिया के अंदर वो होती है वाइस प्रेसिडेंट की, यानी उपराष्ट्रपति की। सबसे ऊंचा जो पद है वो तो किसका, राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के बाद जो सबसे ऊंचा पद होता है भारत के अंदर वो किसका होता है, उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति है वो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत के अंदर क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। वही अपन बात करते हैं तो ये जो उपराष्ट्रपति है ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है किसका, अपर हाउस का। यानी अपन कंसिडर करते हैं आर्टिकल नंबर 64 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस। अगर अपन बात करते हैं तो लोकसभा का जो सभापति होता है वो होता है स्पीकर। कौन होता है, स्पीकर। जैसे अभी ओम बिड़ला, यस या नो। तो अगर हम लोग बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति है ये उपराष्ट्रपति किसका, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और स्पीकर किसका होता है, लोकसभा का होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा राज्यसभा का पदेन सभापति, या तो उपराष्ट्रपति का नाम दे दिया जाएगा वेंकैया नायडू जी, या फिर डायरेक्ट तुम्हें दे दिया जाएगा क्या, उपराष्ट्रपति। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 65 की। तो आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को ये सारी की सारी पावर दी गई है कि जब भी अगर प्रेसिडेंट है या उस प्रेसिडेंट की एब्सेंस के अंदर जितने भी कार्य हैं, जितना भी वर्किंग है, वो उपराष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट क्या करेगा, पूरे के पूरे भारत के अंदर वो कार्य करेगा। कि मान लो राष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, अगले 1-2 महीने तक राष्ट्रपति जी एडमिट हो गए। अब उस दौरान यदि कोई भी कार्यवाही या कोई भी कार्य अगर करना है तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे बिहेव करेगा, एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में क्या करने लगेगा, कार्य करने लगेगा। क्लियर है क्या 65 तक? तो आर्टिकल नंबर 63 तो क्या कहेगा कि भारत के लिए क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति है वो कहाँ का चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन कहाँ का होगा, अपर हाउस यानी राज्यसभा का वो पदेन सभापति होगा। वही अपन बात करते हैं आर्टिकल 65, वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट बिहेव करेगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होगी तो उपराष्ट्रपति ही क्या करेगा, राष्ट्रपति के समान है वो कार्य करेगा। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 66, और आर्टिकल नंबर 66 के अंदर कंसिडर किया गया है एलिजिबिलिटी, योग्यताएं और कार्यकाल, कि इस उपराष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और कितना इसका टेन्योर होता है। तो देखो कार्यकाल सेम है, वही 5 ईयर का हम लोग कंसिडर करते हैं। अगर अपन योग्यताओं की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज है वो भी कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। वही अपन बात करते हैं तो ये कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए।
इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और दूसरा जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि इसकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, 35। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनेगा, राष्ट्रपति चुनेगा, और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाता है जो इंसान राष्ट्रपति का सारा कहना माने। तभी तो जाकर देश है वो पूरी तरीके से क्या चल पाएगा। अगर मान लो उपराष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया खड़ूस जो राष्ट्रपति की बात कोई नहीं मान रहा कि होगा राष्ट्रपति होगा, तो मैं भी तो उपराष्ट्रपति हूँ, तो फिर इसके ऊपर भी क्या लगा दिया जाएगा, महाभियोग लगा दिया जाएगा। जो अकड़ दिखाएगा उसको बाहर भेज दिया जाएगा, किसके थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू। आर्टिकल 67 के अंदर यही कहता है कि ये जितने भी इसके ये अपने पास शर्तें हैं उपराष्ट्रपति बनने की, तो वो यही है कि वो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, क्वेश्चन मनी के रूप में ये भी कितने हज़ार रुपये जमा करवाएगा, 15,000 रुपये जमा करवाएगा। क्लियर है। वही अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 68 की। तो आर्टिकल 60 नंबर 8 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद को जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। यानी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद है वो जितनी मर्जी हो उतने लंबे समय तक खाली रह सकता है। कोई भी टाइम पीरियड इसमें फिक्स नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद है वो 6 महीने में भरे, जरूरी नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, जो वैकेंट पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की वो हमें फिल करनी रहती है। अब वो चाहे 2 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 10 साल हो, भारत में उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन भारत में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो काम नहीं चलने वाला है। तो आर्टिकल 68 ये कहता है कि जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति के पद को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और आर्टिकल 69 के अंदर है शपथ। तो शपथ ले लेना किसके अंदर है, 69। कौन लेता है, उपराष्ट्रपति लेता है। किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है, और अपना जो रिजाइनेशन लेटर है, जो त्याग पत्र है, वो भी किसको देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। अब मान लो कि किसी को उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, अब उसको ये काम समझ में नहीं आ रहा है, या उसका मन नहीं लग रहा है, या उसकी इच्छा नहीं है कि नहीं मैं इतने झंझट में नहीं पड़ सकता, मेरे को नहीं चाहिए दौलत शोहरत कुछ भी, और मैं ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, तो अपना रिजाइनेशन लेटर है वो किसको दे देता है, राष्ट्रपति को दे देता है। शपथ है वो भी कौन दिलाता है इसको, राष्ट्रपति ही दिलाता है। क्लियर है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, लेकिन राष्ट्रपति है वो अपना रिजाइनेशन लेटर किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति के अंदर ही एक स्टार पॉइंट बना के लिख लो, आर्टिकल 62 के बाद में ही लिख लो। राष्ट्रपति का वेतन लिखो सबसे पहले, सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह। राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करी जाएगी। यहाँ तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अगर आ जाती है, देश में अगर भुखमरी के हालात भी अगर आ जाते हैं, तो भी राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा पोस्ट है जहाँ पर उसके वेतन में बिल्कुल भी कटौती नहीं की जाएगी। बाकी सारे देखो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की सैलरी नहीं रोकी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अगर इमरजेंसी आ जाती है, वित्तीय आपातकाल लग जाता है, भुखमरी के हालात हो जाते हैं, खाने के भी पैसे नहीं होते, इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो संचित निधि है, वो पूरी की पूरी खाली हो जाती है, उस केस के अंदर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। बट राष्ट्रपति का वेतन है वो किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा, ना उसके अंदर कटौती की जाएगी। वो आना है फिक्स 5 लाख रुपए, तो वो आके रहेगा। क्लियर है। तो इसका सैलरी लिख लेना 5 लाख पर मंथ, और उसके बाद में लिख लेना त्याग पत्र लिखो, रिजाइनेशन लेटर गिव्स टू द, या रिजाइनेशन लेटर गिवन टू द वाइस प्रेसिडेंट। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
वाइस प्रेसिडेंट हो ही ना तो फिर वो कंसिडर होता है सीजीआई को, और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो टेम्परेरी रूप से किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट की पूरी पावर देखो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। वो डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। समझ रहे हो चीज़ को? अगर मान लो कि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है और भारत के अंदर कोई उपराष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति पहले क्या करेगा, अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को क्या बना देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा हो, जो किसी ना किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, राज्यसभा का मेंबर है, राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो बनने के योग्य होता हो, वो राज्यसभा वाले सारे के सारे एग्री हो, उसी व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि जो पदेन सभापति होता है वो किसका होता है, वो अपर हाउस का, तो अपर हाउस वाले सारे के सारे मेंबर भी एग्री होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो 6 महीने में उसको राज्यसभा की सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी जाकर उसको क्या बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तब जाकर फिर वो क्या दे देगा, अपना रिजाइनेशन लेटर दे देगा। क्लियर है? चलो फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। आर्टिकल नंबर 63। लिखा क्या? ये लाइनें याद हो जानी चाहिए ऐसी की ऐसी। जितने भी आर्टिकल करवाऊँगा सारे वही करवाऊँगा जो अब तक एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। 1 से लेकर और 80 तक तो गाड़ी रुकनी नहीं है, कंप्लीट तुम्हें याद होनी चाहिए। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, कब तुम्हारी शिफ्ट में कौन सा आर्टिकल टपक जाए, तो पूरी के पूरे आर्टिकल ही याद करना अपने को 1 से लेकर 80 तक। बीच में कोई 2-4 आर्टिकल होंगे जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 33, 34, 35, लेकिन उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आजकल पूछे जाते हैं 33, 34 और 35 भी। बाकी कंप्लीट आर्टिकल अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है 1 से लेकर 80 तक। बताओ लिखा क्या यहाँ तक? चलो फिर आगे लिखो आर्टिकल नंबर 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
69 तक लिख लेना, ओथ और एफ्रीमेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। चलो फिर बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 70 की। आर्टिकल नंबर 70 ये कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो वो राष्ट्रपति के कार्यों को और भी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, एक्सपेंड कर सकता है जब वो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हो। तो राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, उनका प्रसार कर सकता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट। लिख लो। आर्टिकल नंबर 70। और आर्टिकल नंबर 71 क्या कहता है? 71 ये कहता है कि मान लो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर बीच में अगर कोई ऐसा कार्य हो गया जहाँ पर लड़ाई झगड़े का मुद्दा सामने आ गया, कि मान लो इलेक्शन हो रहे। अब देखो इलेक्शन ऐसी चीज़ है जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। कभी अगर तुम लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो, मैं अगर अपनी बताऊँ तो जब भी मेरे गांव के अंदर सरपंच के इलेक्शन होते हैं ना, तो मैं 100% जाता हूँ, चाहे मुझे 10 दिन की छुट्टी लेके जानी पड़े, लेकिन मैं 100% जाता हूँ। और मेरे को जहाँ तक लगता है, जितना अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस पूरे के पूरे भारत में अगर अपन इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग इलेक्शन होता है वो सरपंच का ही होता है। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन और कोई भी नहीं हो सकता। और उससे ज़्यादा जो पैसा लुटाया जाता है ना पब्लिक पे, वो भी और कोई से इलेक्शन के अंदर नहीं लुटाया जाता। जहाँ पता नहीं चलता 10 से 15 दिन तक भंडारे चलते हैं, अलग अलग पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं, और फिर प्रचार प्रसार करते हैं किसका, सरपंच साहब का। और अगर गलती से एक बार अगर हमारी टीम वाला बंदा बन जाता सरपंच, तो फिर अगले 5 साल तक हम ही सरपंच हैं। तुमने देखा होगा अभी के टाइम जो डिप्टी सीएम है भारत के या राजस्थान के, वो कौन है पता है क्या? प्रेमचंद बेरवा। और वो जो प्रेमचंद बेरवा जी है वो मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर आगे ही है। बहुत बार मैं पहले भी मिल चुका हूँ उनसे, अभी भी मुलाकात होती रहती है मेरी। और इससे पहले जो अश्वनी वैष्णव जी थे, अपने जो भारत के रेल मंत्री थे, वो मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है। उस क्लोज़ फ्रेंड के जीजा जी है वो खास, अपने नरेना का नाम तुमने सुना होगा, सांबर के आगे अगर नाम सुना हो किसी ने, वहाँ उनका ससुराल था। रिसेंटली वो फुलेरा रहते हैं, और फुलेरा भारत के अंदर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जिसको रेल नगरी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर अलग अलग कॉलोनियाँ बनी हुई है रेलवे की। गार्ड कॉलोनी, जिसमें पूरे के पूरे रेलवे के गार्ड ही है, ड्राइवर कॉलोनी, जेएन कॉलोनी, एएन कॉलोनी, ऐसे अलग अलग पूरी की पूरी रेलवे की कॉलोनियाँ ही बनी हुई है। 50-50, 100-100 घर बने हुए हैं, जिनमें सारे के सारे लोग रेलवे के अंदर ही है। और उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो उनके बच्चों को एक ही चीज़ सिखाते हैं कि चाहे मरना मंजूर, चाहे ग्रुप डी के अंदर ही लग जा, लेकिन एक बार किसके अंदर नौकरी लेना है तुझे, रेलवे के अंदर। ये फैक्ट बात बताता हूँ मैं। जब भी भारतीय रेलवे के अंदर वैकेंसी आती है, हर 5 साल से आती थी, मोस्टली अभी के टाइम एनुअल हो गया है ये चीज़, तो बच्चे वहाँ पर जब भी पूरे ऑल इंडिया में रेलवे की वैकेंसी आती है, तो मैं बता रहा हूँ कम से कम, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इतने बच्चे, ये मेरा खुद का जो डेटा है वो एनालिसिस किया हुआ है, कम से कम 100 बच्चे उस एक जगह से इंडियन रेलवे के अंदर सेलेक्ट होते हैं। इतना भयंकर तरीके से क्रेज है। जैसे बिहार पटना के अंदर बच्चों के अंदर क्रेज है ना इंडियन रेलवे को लेकर, वैसे ही उस रेल नगरी के अंदर भी बहुत भयंकर तरीके से क्रेज है किसका, इंडियन रेलवे का। एक वैकेंसी के अंदर कम से कम बता रहा हूँ मैं कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, 100। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ। लास्ट टाइम 2022 में मैं पहले खुद का इंस्टीट्यूट चलाता था, 2 साल मैंने खुद का इंस्टीट्यूट चलाया है, और वहाँ पर मैं सेपरेट बैच चलाता था रेलवे का। जब 2022 का जो ग्रुप डी का अपने पास नोटिफिकेशन आया था, तब मेरे पास एक 27 बैच का या 27 लड़कों का एक बैच आया था।
उन 27 में से मैंने अकेले ने खुद के दम पर 23 का सिलेक्शन करवाया, विद जॉइनिंग करवाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पेपर पास हुआ है रेलवे का, जहाँ मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, उनको 3 घंटे की क्लास पढ़ाता था। यहाँ तक कि फ़िज़िकल के भी टिप्स दिए हैं मैंने, फ़िज़िकल भी पास करवाया है। और 4 ऐसे बच्चे हैं जहाँ बैक टू बैक, जो पड़ोसी होते हैं ना, 4 घर ऐसे हैं जहाँ से बैक टू बैक चारों के चारों लड़के सेलेक्ट हुए। चारों के चारों अहमदाबाद जोन के अंदर सेम जगह पोस्टिंग है, अभी एक ही डिपार्टमेंट में है, एक ही पूरी की पूरी टीम के अंदर ये। और जब उनका रिज़ल्ट आया था ना, तब पूरी रात ढोल बजाए थे हमने यहाँ पर। और ये पहली बार मैंने ऐसे देखा था कि पड़ोसी पड़ोसी को देख के खुश हो रहा है। वरना अगर तुम लोग देखोगे ना, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, तो सबसे पहले तुम लोग घर की छत पे खड़े होके और अपने पड़ोसियों की तरफ नज़र घुमाना। तुम्हें ऐसे लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो मायूसी चाहिए ना, वो शायद या तो इधर वाले घर में मिलेगी या तुम्हें या इधर वाले घर में। अगर तुम लोग 2 अगरबत्ती लगाते हो ना भगवान की कि भगवान मुझे पास करा देना, तो वो पड़ोसी 4 लगाता है कि भगवान सबको पास करवा देना, लेकिन इसको पास मत करवाना। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इस रेलवे के एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। एक बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करके जाती है इंडियन रेलवे। तुम्हें नहीं पता अभी तक इसकी क्या फैसिलिटीज़ है, क्या इस रेलवे की पावर है। रेलवे की फैसिलिटीज़ के बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो वर्किंग है, वो वर्किंग बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। यानी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तोड़ने के पैसे मिलेंगे तुम्हें। एक गुड्स गार्ड होता है, मैंने पहले भी बताया था, ट्रेन के पीछे पीछे वाले डब्बे में बैठता है। सिर्फ और सिर्फ वो एक हरी झंडी दिखाने का काम होता है। उस हरी झंडी के उसको 1 से 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। बताओ, बस गार्ड के साथ एक ही ज़्यादा समस्या हो जाती है कि अगर मान लो ट्रेन की पटरियों में अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई आके कट जाता है या कोई जानवर आके कट जाता है, तो उसको कौन से डिब्बे में रख कर ले जाया जाता है? उस गार्ड के डिब्बे में। अगर कोई इंसान मरा हुआ अगर उसके डिब्बे में रख दिया, तो फिर उसकी पूरी की पूरी ड्यूटी क्या हो जाती है? पूरी। फिर उस दिन तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाएगा। ऐसा एग्जैक्टली मेरे एक दोस्त के साथ हो रखा है, जहाँ वो ड्यूटी पे गया ही था, छत्तीसगढ़ की साइड उसकी ड्यूटी थी, बिलासपुर जोन से उसने फॉर्म भरा था, और वो थोड़ा नक्सलवादियों का इलाका है, उस जोन से बचने की कोशिश करना। बहुत सारे जोन हैं इस इंडियन रेलवे के अंदर जहाँ बच्चे भागते हैं इधर से उधर। मैं बोलता हूँ कि अजमेर सबसे बढ़िया है। अजमेर से बेटर कोई सा भी जोन नहीं मिलेगा तुम्हें। पूरे 16 या 21 जोन में कहीं पे भी तुम लोग भाग जाओ, सबसे बेस्ट है, और वो भी NWR है। ठीक है, तुम्हें ऐसे लगता है कि अजमेर में कंपटीशन हाई है, बेशक कंपटीशन हाई है, लेकिन कितना हाई होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर 4 नंबर का डिफरेंस ही तो है भाई। अगर मैं किसी दूसरे जोन से 70 नंबर लाकर अगर मैं पास हो रहा हूँ, तो मैं 75 नंबर लाके अजमेर से भी तो पास हो सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 5 ही तो क्वेश्चन करने हैं मेरे को अलग से, तो उस 5 क्वेश्चन की मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले अपनी मानसिकता सेट कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर वो कहानी सुनाऊँगा, आज वो कहानी सुना देता हूँ मैं तुम्हें। एक छोटा सा बच्चा था जिसके माता पिता एक्सपायर हो गए थे बचपन में ही, पैदा होते ही उसके। पड़ोसियों ने उसको पाल पोस कर थोड़ा सा बड़ा किया, 5-6 साल का हुआ, खेल कूद कर कभी इधर खाता था कभी उधर खाता था, और ले दे के धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब पड़ोसी भी फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे कि इसके पास खा लेगा, इसके पास खा लेगा। फिर एक दिन गुस्से में उसके 2-4 लगा दी और उसको बोल दिया कि भाग जा, तो यहाँ से किसी काम का नहीं है। वो बेचारा बच्चा रोता रोता शहर की तरफ आया, और शहर की तरफ आके देखा तो एक चाय वाली दुकान के पास जाकर रोने लगा। तो वो जो चाय वाला जो दुकानदार का जो सेठ जी था, उसने उसको काम पे रख लिया। अब वो दुकान इतनी फेमस थी कि उस पूरे के पूरे शहर का सबसे ज़्यादा जो पैसे वाला व्यक्ति था, वो पैसे वाला व्यक्ति आता था गाड़ी से और उस दुकान पर चाय पी के जाता था। अब जैसे ही वो पैसे वाला आया व्यक्ति उस दुकान के ऊपर चाय पीने, तो वो छोटा सा बच्चा है जिसको एक ही दिन हुआ था उस दुकान पर काम करते हुए, तो उस दुकान में बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था। और पता है ना, ये तो बचपन का जो अपना फर्स्ट जो चॉइस रहती है, ड्रीम जो रहता है, वो टीवी देखना ही रहता है मोस्टली। क्योंकि जब वो चीज़ अपने पास नहीं होती थी तब हम लोग कितना एक्साइटेड होते थे टीवी देखने के लिए। तो सेम जो वाइब थी उस बच्चे के मन में भी चल रही थी। वो बच्चा क्या कर रहा था, हाथ में उस चाय वाली ट्रे थी और टीवी की तरफ देखते हुए जा रहा था, और गलती से वो चाय जाके गिर गई, और उस जो पैसे वाला जो व्यक्ति था उसके सारे के सारे कपड़े क्या हो गए, ख़राब हो गए। जैसे ही ये बात सेठ जी को पता चली,
तो सेठ जी ने 2 चांटे लगा दिए उस छोटू के और उसको बाहर निकाल दिया कि तू किसी काम का नहीं है, तेरा ध्यान ही नहीं है काम पर। उस सेठ जी ने एक लाइन बोली है, बड़े ध्यान से सुनोगे, कि तेरा काम पर ध्यान नहीं है। वो बच्चा पेड़ के पास रोने लगा। जैसे ही वो पैसे वाला व्यक्ति बाहर से निकल रहा था तो उस बच्चे की तरफ देखा, वो बच्चा रो रहा था लेकिन वो भी चुपचाप निकल गया। लेकिन उस बच्चे ने अपने दिमाग में एक चीज़ ठान ली कि जिस काम की वजह से आज मेरे थप्पड़ उड़ाया या मेरी बेइज्जती हुई है, इसी काम से मैं एक दिन मेरी इज्जत कमाऊंगा। और वो टीवी में उस टाइम कॉमनवेल्थ गेम देख रहा था। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर चल रहा था डिस्क थ्रो। डिस्क थ्रो का मतलब समझते हो, जो एक पत्थर होता है और उस पत्थर को फेंकना रहता है। वो बच्चा वापस अपने गांव की तरफ लौट आया और एक खेत के अंदर गया और खेत के अंदर जाकर पत्थर उठाकर फेंकना चालू कर दिया। 1 दिन फेंका, 2 दिन फेंका, 5 दिन फेंका, 2 महीने, 6 महीने, लगातार धीरे 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 धीरे। अब उसको ये नहीं पता कि क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। वो जो पत्थर है उसकी साइज़ धीरे धीरे क्या कर रहा था, वो बढ़ाते जा रहा था और मोटे से मोटे पत्थर को वो फेंकने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन गांव के अंदर कंपटीशन हुआ। अब जैसे ही गांव में कंपटीशन हुआ तो वो बच्चा जीत गया। अब जीतते ही सारे गांव के अंदर नाम हो गया कि ये बच्चा है, इस कंपटीशन के अंदर जीता है। फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ। अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बच्चा जीता तो जीतने के बाद जो वो पैसे वाला व्यक्ति था ना, उसने अखबार में उस बच्चे को पहचान लिया कि ये तो वही बच्चा है जिसने मेरे कपड़ों पर चाय गिराई थी और ये उस दुकानदार पे काम करता था। अब वो बड़ा जो व्यक्ति था वो उस दुकानदार के पास गया और उससे पूछा, उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर उसके बाद में उस पैसे वाले व्यक्ति ने सपोर्ट किया किसको, उस बच्चे को, और उसको इंडिया के रूप में रिप्रेजेंट करवाया है कॉमनवेल्थ में। और जैसे ही वो गया इंडिया के लिए तो वहाँ इतने सारे पब्लिक को देखकर उसके मन में इतना जोश आ गया कि उसको जो वो डिस्क मिली थी, उस डिस्क को उसने इतनी ज़ोर से फेंका कि वो डिस्क ही ग्राउंड के बाहर फेंक दी उसने। सब लोग हैरान हो गए, पूरा का पूरा ग्राउंड है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट माहौल हो गया कि इसने ऐसा कारनामा कैसे कर दिया। और वो बच्चा जीता वहाँ पर। तो इस पूरे की पूरे कहानी से एक छोटी सी सीख यही मिलती है कि जब तुम्हारे दिन खराब होते हैं ना, तब तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा। और टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पर तुम लोग अच्छे से अच्छे व्यक्ति को नचा सकते हो भाई, चाहे सामने वाला कितना ही पैसे वाला हो। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो टैलेंट की प्रायोरिटी सबसे पहली दी जाएगी। वरना वो इतने पैसे वाला व्यक्ति था, वो उस टाइम उस बच्चे को गाड़ी में बिठा के अपने घर पे भी तो नौकरी दे सकता था जैसियानो, वरना नहीं दिया। कब दिया कि उसको पता है कि अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो इसका तो नाम होगा ही होगा, इसके साथ साथ किसका नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। अब उस बच्चे ने अपने माइंड की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री की लिमिटेशन सेट नहीं करी है। अपने दिमाग की सीमाओं को तुम लोग बांध के मत रखो भाई, इसको खोल दो और अपने दिमाग को ये समझा लो कि ज़रूरी नहीं है मैं 5 घंटे ही पढ़ूंगा। जब तक मैं नहीं थकता तब तक मैं पढ़ता ही रहूँगा, जब तक मेरे को नींद नहीं आएगी तब तक मैं पढ़ता ही रहूँगा। बहुत बार रेलवे वाले बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं ये तो हमारे लेवल का नहीं है, हमारे लेवल का तो इतना ही आएगा। अरे क्यों भाई, जब लाभ और हानि तुम लोग पढ़ रहे हो तो 2 स्टेप या 2 लेवल अप पढ़ लो। इसमें क्या है, जब 10 टाइप पढ़ लिए तो 12 टाइप पढ़ लो। हो सकता है कि कंपटीशन इतना टफ हो कि वो 10 टाइप में से नहीं आकर वो 2 टाइप में से आ जाए। अगर उन 2 टाइप में से आ गया जिसको तुमने छोड़ा है तो बताओ क्या कभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं। इसलिए अपने दिमाग की बाउंड्री को कभी भी तुम लोग बांध कर मत रखो कि मुझे इतना ही करना है, इतना ही पढ़ना है या मेरा यही लेवल आने वाला है। हमेशा जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है ना उतना मैक्सिमम करने की कोशिश करो। पढ़ते समय कभी भी ये मत देखो कि कितना टाइम हो गया। एक टारगेट बनाओ कि वो टारगेट पूरा होगा तभी मैं यहाँ से उठूँगा और फिर मेरा दूसरा टारगेट मैं सेट करूँगा। बच्चे बोलते नहीं मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे में वो प्रोडक्टिविटी निकालते हैं 10 मिनट की, बैठे रहते हैं 15 मिनट तो सोचने में इधर से उधर। पता चलता है फ़ोन साइलेंट के लिए उठाया था, 3 घंटे रील देख के वो टाइम पास कर ली तुम लोगों ने। तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगी। तो रेलवे अब हर साल वैकेंसी निकालेगा। मैं पहले दिन से समझा रहा हूँ तुम्हें, जिन बच्चों के पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है वो ले लो, डीजल से ले लो, 1 साल का ले लो, किसी भी ITI कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 हज़ार के अंदर तुम्हें वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर और लोको पायलट के फॉर्म भर दो। अभी वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, 10,000 पद आए हैं और बहुत आसान है लोको पायलट बनना।
आ रही क्या बात समझ में? सैलरी यहाँ पर भी 8वां वेतन लगने के बाद 1,20,000 प्लस होने वाली है, इनिशियल बता रहा हूँ। और जब तुम लोग इस पोस्ट से रिटायर होगे तो रेलवे तुम्हें रिटायरमेंट पर 1 करोड़ रुपए देगा। कितने करोड़? ये तो कम बता रहा हूँ मैं, उस टाइम तक तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा मिलने वाला है तुम्हें। तो जब इतना अच्छा खासा अगर पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं फिर इस एग्ज़ाम की तरफ एफर्ट लगाई जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर मेरे पास तो डिप्लोमा ही नहीं है। अरे कब तक तुम लोग अपनी ही प्रॉब्लम्स के लिए उस गीत को गाते रहोगे? नहीं है तो वो डिप्लोमा लो ना। जब तैयारी कर रहे हो तो सारे के सारे एग्ज़ाम फॉर्म भरो, मेले में जाते हो 10 को देखते हो, किसी ना किसी एक से तो नज़र मिलती है, और वही अगर मिल जाए तो फिर काम हो जाता अपना। 10 पत्थर अगर तुम लोग फेंकोगे तो एक ना एक तो निशाने पे लगेगा, और वही तो चाहिए अपने को, एक नौकरी तो लगे सबसे पहले। वरना बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि मैं तो साल में 2 ही एग्ज़ाम दे पाया हूँ या 3 ही एग्ज़ाम दे पाया हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सारे एग्ज़ाम फॉर्म भरो, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम। आई क्या बात समझ में? चलो अब आ जाते हैं इधर। 71 के अंदर अपन बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो इसका जो डिसीजन है वो डिसीजन कौन ले पाता है? सुप्रीम कोर्ट ले पाता है या संसद ले पाती है। लिख लो आर्टिकल नंबर 71। संसद के पास शक्ति रहती है कि वो इस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको रिजोल्व करेगी, उसको सॉल्व करेगी। लिखा 71। चलो फिर बात करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 72 की। और आर्टिकल नंबर 72 को याद करने का सबसे आसान तरीका है दुनिया में, वो है कि राष्ट्रपति के पास भाग जाओ और राष्ट्रपति के पास भाग कर क्या बोलो? राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो। क्या दो? साथ दो। और राष्ट्रपति जी के पास अगर जा रहे हैं साथ मांगने के लिए तो कोई ना कोई अपन ने क्राइम किया होगा, और उसको माफ़ करने के लिए हम लोग कहाँ पर जाना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को जाके और क्या बोलना है कि राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो, यानी पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति अगर चाहे तो इस पूरे के पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। बाकी और किसी के पास भी ये पावर नहीं होती कि वो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सके। देखो देश के अंदर पार्डन पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है, और स्टेट के अंदर जो पार्डन पावर है वो गवर्नर के पास होती है। गवर्नर किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है, बट 2 ऐसी सज़ा है जिसके लिए गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकता। एक तो फांसी की सज़ा, और एक मिलिट्री या आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी सैनिक से रिलेटेड अगर मुद्दा होगा तो उसमें गवर्नर है उसको माफ़ नहीं कर सकता। बाकी चाहे कोई सी भी सज़ा हो XYZ, वो पूरी की पूरी सज़ा है वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति के लिए माफ़ कर सकता है, उसको कम कर सकता है। जैसे फांसी की सज़ा है तो उसको उम्र कैद में बदल देगा, वो उम्र कैद है उसको 10-12 साल की सज़ा के अंदर कन्वर्ट कर देगा, या वो पूरी तरीके से और भी क्या कर सकता है? उसको माफ़ कर सकता है। तो पार्डन पावर है वो कौन से आर्टिकल में है? 72 में। ये भी मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल है, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 72 में। लिख लो पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और फिर आर्टिकल नंबर 73 के अंदर लिख लेना एक्सपेंशन ऑफ ये पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, संसद की जो शक्तियाँ है उनका विस्तार। कितने बच्चों के पास ITI का डिप्लोमा है? ITI का डिप्लोमा किसी के पास नहीं है? कौन सी ब्रांच से है? साइबर। और कितने बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर? तो रेलवे में या तो डिप्लोमा लो
और डिप्लोमा में सही बता रहा हूँ सब बच्चों के पास होना ही होना चाहिए। ये 1 साल में अगर तुम्हें नौकरी लगनी है ना, तो रेलवे एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ तुम लोग कम मेहनत पे भी नौकरी लग सकते हो। बिल्कुल तुम लोग एडमिशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है ना, उसके नंबर तुम्हारे मेंशन हो जाएंगे। 1 साल में तुम्हें डिप्लोमा मिल जाएगा और 1 साल तक तो वैकेंसी है वो कंप्लीट नहीं होगी तुम्हारे। अभी जो कोई भी मैं सजेस्ट कर दूंगा, और बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस है जहाँ तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये वो फ़ीस लेते हैं 1 साल की। डिप्लोमा डीजल से ले लो ताकि 1 ईयर के अंदर ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लगाओ, फॉर्म भरो और ALP की बढ़िया तरीके से तैयारी करो। देखो कितना आसान सिलेबस है ALP का। 20 नंबर की मैथ्स आएगी, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी और 20 नंबर की साइंस आएगी, 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी। अब ये जो 75 नंबर का पेपर है ना, इस बार अजमेर जोन से नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ गई है OBC की 39। बताओ अब जनरल की 40 से 41 गई है, EWS की 40 गई है, ये भी अजमेर जोन से। और इस बार धोखा बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ है क्योंकि अजमेर में 700 पोस्ट है सिर्फ। कितनी पोस्ट? 700। और बच्चों ने ये सोचा कि 700 पोस्ट में मेरा नंबर कहाँ आने वाला है, सब ने भर दिया बाहर से। और अजमेर वाला इस बार किस पे है? चेन्नई में भी इतनी गई है जितनी अजमेर में गई है। अब तुम लोग ये देख लो। और SC ST की तो मेरे हिसाब से 25 या 28 गई है बस 75 में से, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। यानी अजमेर जोन से अगर किसी बच्चे के 20-22 नंबर भी आ रहे हैं ना, ST वाले के भी, उसका भी प्री पेपर पास है। यानी तुम लोग रीजनिंग करके भी पास हो सकते हो प्रीलिम्स में। तो ये अब मुझे बताओ, इतना आसान पेपर है और इस आसान पेपर के बाद भी अगर तुम लोग इसमें नहीं बैठ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एलिजिबिलिटी। अब देखो इस दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डिग्री डिप्लोमा ही नहीं है, चाहे वो कितना ही पढ़ने वाला हो जाए। दूसरा आईज है ना, वो तुम्हारी 6/6 होनी चाहिए। चश्मे वाला इसके अंदर एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि वो मेडिकल में अनफिट हो जाएगा। तो जितने पढ़ने वाले हैं अगर वो चश्मे वाले, तो वैसे ही अनफिट हो जाएंगे अपने। तो मेन जो कंसिडर होता है इस एग्जामिनेशन के अंदर वो होना चाहिए तुम्हारे पास कि एक तो तुम्हारे पास डिग्री या डिप्लोमा होना कंपलसरी है, तभी जाके तुम लोग ये फॉर्म भर पाओगे और इस फॉर्म के बाद में तुम लोग एग्ज़ाम दे पाओगे। अभी 12 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, लगभग मेरे हिसाब से 20-25 दिन फॉर्म भरेंगे। जो भी प्रोसीजर करना है वो तुम्हें जल्दी से जल्दी कर लो और एक बार इस पूरे के पूरे फॉर्म को फिल कर लो। और हर साल आएगी इसी ALP की वैकेंसी। हाँ, किसी भी कॉलेज से भर दो तुम लोग। बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जाके तुम लोग बात करो डायरेक्ट, या मेरे कांटेक्ट में होगा, मैं सजेस्ट कर दूंगा, वहाँ से तुम लोग डिप्लोमा ले सकते हो। लेकिन ये अब एनुअल कैलेंडर जारी होगा रेलवे का, हर साल वैकेंसी आएगी। और अगर ये ITI सर्टिफिकेट है ना तुम्हारे पास, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तुम्हारे लिए अलग से ही पोस्टें आएगी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ITI वाले ही भर सकते हैं और कोई भी बच्चा दूसरा कंपटीशन में ही नहीं आएगा। और टेक्नीशियन की इस बार भी ग्रेड 3 में 10,000 पोस्ट है, इस बार भी 10,000 प्लस आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया है, अब ये होना ही होना चाहिए तुम्हारे पास। 73 लिख लिया। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 की। आर्टिकल नंबर 74 कहता है अपने पास मेंबर ऑफ काउंसिल। यानी देखो, मैंने एक चीज़ समझाई थी तुम्हें कि भारत के अंदर राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति भी तो अपनी मन मर्जी कर सकता है ना। राष्ट्रपति अगर कोई भी कार्य अगर करता है तो उससे पहले वो सजेशन लेगा किससे? मेंबर ऑफ काउंसिल से। मंत्री परिषद की सलाह के बाद में ही राष्ट्रपति किसी भी कार्य को कर सकता है, सिवाय राष्ट्रपति के पास जो उसको पावर दी गई है उन पावर के अलावा। जैसे पार्डन पावर है, क्षमादान शक्ति है, इनके लिए भी वो कंसल्ट करेगा ही करेगा, बट इनके जो डिसीजन है वो प्रॉपर किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं। लेकिन वो सजेशन किससे लेगा? मंत्री परिषद से लेगा। अब मंत्री परिषद की संख्या को कैसे डिसाइड किया जाता है? लोकसभा के जितने भी मेंबर है उसका 15%, कितना? 15% सदस्य ही मंत्री परिषद के अंदर शामिल किए जाते हैं। और ये अमेंडमेंट नंबर हुआ है 91। 91 नंबर का जो संविधान संशोधन था उसमें क्लियरली बताया गया है कि मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या का 15% ही मंत्री है वो सदस्य बन सकते हैं। यानी 550 का 15% तुम लोग निकाल लो, इतने ही हमारे कैबिनेट के अंदर क्या बनाए जाते हैं? मिनिस्टर बनाए जाते हैं।
तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 74। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 75 कहता है अपॉइंटेड ऑफ पीएम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये भी कौन सा आर्टिकल अपने पास? आर्टिकल नंबर 75। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को क्या करता है? नियुक्त करता है। तो आर्टिकल नंबर 74 है वो तो हो जाएगा मेंबर ऑफ काउंसिल। आर्टिकल नंबर 75 है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। याद रखना, प्रधानमंत्री का ये जो अपने पास पूरा का पूरा ये जो एज है वो एज कहीं भी पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसिडर नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र का होना जरूरी है। वो अपन बात करते हैं लोकसभा के लिए, लोकसभा के अंदर, और उससे पहले अपन बात करते हैं एमएलए के लिए। तो एमएलए और लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 25। तो ये जो 25 जो मेंबर एज वाला कोई भी मेंबर अगर सेलेक्ट होता है एज ए लोकसभा के अंदर, तो वो क्या बन सकता है? एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु भी कितनी होनी चाहिए? 25। अब इसका जो सिनॉप्स है वो एक ही इम्पोर्टेंट है, 75 का थर्ड। 75 का थर्ड नंबर का जो आर्टिकल है उसके अंदर दो चीज़ें बताई गई है हमें कि ये जो अपने पास मेंबर ऑफ काउंसिल है, मंत्री परिषद है, ये दो प्रकार से काम करेगी। किस प्रकार से काम करेगी? दो प्रकार से। अगर अपन बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिवली, यानी सामूहिक रूप से, तो ये लोकसभा के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगी मंत्री परिषद? लोकसभा के लिए। लेकिन अगर अपन पर्टिकुलर अगर अपन बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगी? ये प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, और सिर्फ अगर अपन सिंगल अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए देखते हैं तो वो किसके लिए जिम्मेदार है? ये प्रेसिडेंट के लिए काम करेगी। लिख लो ये दोनों आर्टिकल, और 74 और 75। बाकी आगे करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में।